Hello everyone, welcome to Swami Vivekananda Institute. Myself Aditi, I am your UGC NET Home Science faculty. So today in this session we are going to talk about housing and environment. This is the part of housing and environment unit. So this is unit number I guess 4th, 5th, and today we are going to start about housing and environment. So whenever we talk about housing and environment, it comes under the interior designing. तो ये जो यूनिट है ये आपकी इंटीरियर डिजाइनिंग में आती है. तो इसमें वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउस इन्वायरमेंट और कैसे हम डिज़ाइन करते हैं, कौन कौन से आउटलेट्स लेते हैं, कौन कौन से पर्सपेक्टिव प्लान्स होते हैं. तो यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले हाउस के बारे में. तो व्हाट इज हाउस? हाउस इज द प्राइमरी यूनिट ऑफ ह्यूमन हैबिटेशन. एज वी ऑल नो, हाउस इज अ प्राइमरी यूनिट ऑफ ह्यूमन हैबिटेशन एंड अलोंग विद द ह्यूमन हैबिटेशन इट वॉज ऑल्सो द रूट ऑफ हैप्पीनेस. मतलब क्या है होम, क्या है? इट वॉज ऑल्सो रूट ऑफ हैप्पीनेस. विदाउट अ होम ह्यूमन बींग्स कैन नॉट फुली डेवलप इमोशनली, इंटेलेक्चुअली एंड स्पिरिचुअली. अगर हाउस नहीं होगा तो एक ह्यूमन बींग कैसे भी अपने आप को डेवलप नहीं कर पाएगा. हमने पहले भी फैमिली स्टडीज में डिस्कस किया है कि अगर फैमिली होती है, एक अच्छी फैमिली है, तो उसके साथ अगर अच्छा बॉन्ड है तो उतना ही हैप्पीनेस फैमिली में होती है. और जितनी हैप्पीनेस फैमिली में होगी उतना ही बॉन्ड अच्छा बनेगा, चाहे वो इमोशनल बॉन्ड हो, चाहे वो इंटेलेक्चुअल बॉन्ड हो, चाहे वो स्पिरिचुअल बॉन्ड हो. तो ये सारा एक कंप्राइज करता है, इट ऑल कंसिस्ट ऑफ अ हाउस. तो यहाँ पर क्या है, हाउसिंग प्रोवाइड मेनी काइंड्स ऑफ सर्विसेज लाइक शेल्टर, सिक्योरिटी, कंफर्ट एंड अ फीलिंग ऑफ इंडिपेंडेंस, प्राइवेसी एंड सोशल स्टेटस. तो यहाँ पर जो हाउसिंग है वो क्या प्रोवाइड करता है? शेल्टर प्रोवाइड करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, कंफर्टनेस प्रोवाइड करता है एंड अ फीलिंग ऑफ इंडिपेंडेंस, एक इंडिपेंडेंस की फीलिंग भी रखता है. एंड सोशल स्टेटस, यहाँ पे हमें क्या होता है, हाउसिंग में हमारे फील होता है. क्योंकि यहाँ पर क्या है, अगर एक अच्छा हाउस होगा, एक अच्छी फैमिली होगी, तभी एक ह्यूमन बीइंग अच्छे से वहां पे डेवलप कर पाएगा. हाउसिंग प्ले अ प्रोमिनेंट रोल इन द इकोनॉमी ऑफ कंट्री एंड इट इज ऑल्सो एन इंडिकेटर ऑफ country's social progress. With the changing pattern of lifestyle in the form of human settlement and climatic condition, external forces of environment has an impact on the design aspect of the housing. तो जब भी हम हाउसिंग डिजाइन के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पर कौन कौन से एस्पेक्ट लगते हैं, कैसे कैसे ह्यूमन वहां पर सेटलमेंट करते हैं, उन सब के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द बिल्डिंग रेगुलेशंस. तो यहाँ पर बिल्डिंग रेगुलेशंस का मतलब क्या है? एक रूल बनाए हुए हैं, चाहे वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बनाए हो. एक स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं. जैसे हमने क्या पढ़ा था, टेक्सटाइल में स्टैंडर्ड्स पढ़े थे, एफएसएसएआई के स्टैंडर्ड्स पढ़े थे. इसी तरह जब हम हाउस डिजाइन करते हैं तो वहां पर भी क्या है, कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं. एक वहां पर वो स्टैंडर्ड्स क्या बताते हैं कि जब भी हम कोई भी हाउस को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, कोई भी हम हाउस की डिजाइन कर रहे हैं, वो कैसा होना चाहिए? इट शुड बी द मिनिमम एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ सेफ्टी. मतलब वहां पर क्या होना चाहिए? एक सेफ्टी बहुत ही ज्यादा जरूरी है. तो यहाँ पे हाउसिंग के केस में क्या है, जब भी हम कोई भी हाउस को डिजाइन कर रहे हैं, वहां पर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सेफ्टी. अगर सेफ्टी नहीं होगी तो फिर क्या होगा, वहां पर कोई सरवाइव नहीं कर पाएगा. तो इसी तरह से जब भी सारे क्या है, स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं, हर एक नॉर्म्स बने हुए हैं जिसको कोई भी कंस्ट्रक्शन करते हुए फॉलो करना होता है. जैसे हमने टेक्सटाइल और एफएसएसएआई के भी रूल्स आगे पढ़े हुए थे. नाउ प्लानिंग परमिशन इज रिक्वायर्ड टू डेवलप और मॉडिफाई लैंड एंड द बिल्डिंग्स. यहाँ पर क्या है, परमिशन लेनी पड़ती है, कुछ फाइनेंस लोन्स भी लेने पड़ते हैं. तो ये सभी चीजों के बारे में आने वाले उसमें सेशन में डिस्कस करने वाले हैं. नाउ हाउस प्लान फॉलोज द बिल्डिंग बायलॉज. यहाँ पर क्या है, जब हम हाउस प्लान को डिजाइन करते हैं तो हमें वहां पे लॉज के हिसाब से चलना पड़ता है. दीज लॉज आर अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन ड्रॉन अप बाय द गवर्नमेंट. ये रूल्स रेगुलेशन किसने दिए हुए हैं? दीज आर गिवन बाय द government of every country to assure a systematic and disciplined growth of the town or city. अगर ये रूल्स फॉलो होंगे तो ही क्या होगा, एक सिस्टमैटिक और डिसिप्लिन ग्रोथ होगा हमारी कंट्री का. अगर ये लॉ फॉलो होंगे तो उससे क्या होगा, इस लॉ ने क्या बोला कि ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइजेशन करी जाए, जो भी आपके पास सेफ्टी टूल्स और जो भी स्पेस अवेलेबल है उन सब का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन
हो। तो जो गवर्नमेंट ने ये रूल्स दिए हैं हाउसिंग डिजाइनिंग के, ये इसलिए दिए हैं ताकि एक ह्यूमन बीइंग जो है जो अपना हाउस डिजाइन करे उसके लिए प्रॉपर स्पेस हो, और साथ ही साथ वो उसमें क्या इंश्योर करे, सेफ्टी भी उसका एक फैक्टर हो, मतलब ह्यूमन बीइंग वहां पर क्या रहे, सेफ रहे। साथ ही साथ इस लॉ ने क्या बोला, जो गवर्नमेंट ने लॉज पास करे हैं रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस, उन्होंने ये भी बताया कि अगर यहाँ पर अगर आप रूल को फॉलो कर रहे हो तो ये इंश्योर करो कि वहां पे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो किसका, स्पेस का, और वहां पर क्या रहे, सेफ्टी रहे, जो भी लोग वहां पर रहेंगे। द बिल्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशन आर एम टू इंश्योर एडिक्वेट स्टेबिलिटी, ताकि एडुकेट स्टेबिलिटी हो, और यहाँ पे एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन रहे, प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो किसका, रिसोर्सेज का, वहां पर पूरा यूटिलाइजेशन हो। तो दिस इज ऑल अबाउट बिल्डिंग रेगुलेशंस। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स। अब यहाँ पे कुछ नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं। कौन से नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं? सबसे पहले हमें ये जानना होगा व्हाट इज FAR, दैट इज फ्लोर एरिया रेशियो। यहाँ से काफी बारी क्वेश्चन आता है FAR से। तो FAR का मतलब देखिए क्या होता है, यहाँ पर FAR का मतलब क्या होता है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फ्लोर एरिया रेशियो, मतलब आपने कितना टोटल एरिया लिया है सारे फ्लोर्स का, डिवाइड बाय द प्लॉट एरिया। मतलब आपने अगर फ्लोर्स बनाए फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर, तो उसका टोटल एरिया कितना है, डिवाइड हम उसको किससे करेंगे, उसके प्लॉट एरिया से जब हम डिवाइड करेंगे, देन वी गेट FAR, दैट इज फ्लोर एरिया रेशियो। अब हमें ये करना कैसे, देखिए इस डायग्राम से आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे अगर यहाँ पे फ्लोर एरिया रेशियो कितना है, 4:1, मतलब जो ये स्पेस यूटिलाइज किया हुआ है ये एक ही बिल्डिंग ने किया हुआ है, यहाँ एक ही बिल्डिंग बनी हुई है, तो 100% साइट कवरेज है। बट इस केस में भी रेशियो क्या है, 4:1। इसमें क्या है, 60% साइट कवरेज है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये एरिया खाली है और यहाँ पे 2 बिल्डिंग्स इन्होंने कंस्ट्रक्ट करी हुई है। तो दिस इज ऑल अबाउट FAR, दैट इज फ्लोर एरिया रेशियो, मतलब फ्लोर वाइज का डिवाइड बाय देयर प्लॉट एरिया इज कॉल्ड FAR. Now if the quotient is 1.6, अगर इसका फ्लोर एरिया रेशियो जैसे आप डिवाइड करते हो इनको, अगर आपका 1.6 आता है, इसका मतलब जो टोटल एरिया है सारे फ्लोर का वो ज्यादा नहीं है किससे, 1.6 टाइम्स द एरिया ऑफ अ प्लॉट। तो यहाँ पे एक जो 1.6 है एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, जिससे क्या होगा, दिस प्रिवेंट द एक्सेसिव प्रेशर ऑन द प्लॉट। अगर आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करोगे तो उसमें एक्सेसिव प्रेशर नहीं आएगा। तो ये पहले जब हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं या हाउस डिजाइन करते हैं तो FAR वहां पे पहले काउंट कर लिया जाता है, जिसका फॉर्मूला क्या है, टोटल एरिया ऑफ ऑल द फ्लोर्स डिवाइड बाय द प्लॉट एरिया। अब यहाँ पर जो FAR है ये बिल्डिंग टू बिल्डिंग वेरी करता है, ये किस पे डिपेंड करता है कि टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसी है, लोकेलिटी कैसी है, पॉपुलेशन कैसी है, वहां पे विड्थ कैसी है रोड की, ट्रैफिक कैसा है वहां पे स्ट्रीट पे, पार्किंग फैसिलिटीज कैसी है, वाटर ड्रेनेज सिस्टम कैसा है, या फिर वहां पर फायर फाइटिंग फैसिलिटीज कैसी है। तो FAR इन सभी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जिसका मतलब जिसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एरिया ऑफ ऑल द फ्लोर्स डिवाइड बाय द प्लॉट एरिया। सो दिस इज कॉल्ड FAR, जिसको हम बोलते हैं फ्लोर एरिया रेशियो। नाउ कमिंग टू द ग्राउंड कवरेज। ग्राउंड कवरेज का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर टोटल एरिया कितना कवर किया हुआ है बिल्डिंग ने ग्राउंड फ्लोर पे, उसको हम बोलते हैं ग्राउंड कवरेज। ये पूरा है ग्राउंड कवरेज, जो कि बिल्डिंग ने कितना एरिया कवर किया हुआ है बेसमेंट से, दैट इज ग्राउंड कवरेज। जो ग्राउंड फ्लोर पे, सपोज करो मेरे पास ये वाला ग्राउंड फ्लोर है, यहाँ पर कितना एरिया कवर किया हुआ है एक बिल्डिंग ने, दैट इज ग्राउंड कवरेज। इफ यू आर कंस्ट्रक्टिंग अ बेसमेंट, कंसिडर दैट इट शुड नॉट एक्सीड द ग्राउंड कवरेज एरिया। अगर आप एक बेसमेंट बना रहे हो तो वो क्या नहीं होना चाहिए, वो कवरेज एरिया से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर किस पे सबसे पहले एक किस पे डिपेंड करता है, एक हाइट पे, बिल्डिंग की हाइट क्या बना रहे हो, दूसरा फ्लोर एरिया रेशियो यहाँ पर कितना ले रहे हो। अब यहाँ पर सेटबैक एक टर्म है। सेटबैक का मतलब क्या होता है कि बिल्डिंग बनाने के बाद जो मिनिमम ओपन स्पेस, जैसे मान लो आप यहाँ पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, आपने यहाँ बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करी, तो आपने यहाँ पे कितना स्पेस छोड़ा है, ये जो स्पेस छोड़ा है इसको हम बोलते हैं सेटबैक। मीन्स द मिनिमम ओपन स्पेस रिक्वायर्ड अराउंड एनी बिल्डिंग और अ स्ट्रक्चर, मतलब कितना मिनिमम उसको स्पेस चाहिए किसी बिल्डिंग को वहां बनने के लिए। ए स्पेसिफिक डिस्टेंस दैट
should be maintained between a building and the boundary of the plot on which the building is being constructed. मतलब ये plot और जो building है इनके बीच में ये कितना space है, that is setback, जिसको हम बोलते हैं setback. जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, एक स्टैंड अलोन बिल्डिंग जो है वो उसका ज्यादा ओपन स्पेस रहेगा देन रो टाइप बिल्डिंग. स्टैंड अलोन मतलब जैसे सब में इकट्ठा जो ऐसे हाउस बने रहते हैं, और रो बिल्डिंग में एक प्रॉपर बड़ी बिल्डिंग होती है. तो स्टैंड अलोन वाले के क्या होता है, ज्यादा ओपन स्पेस होता है. तो वहां पर ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आप सेटबैक बना रहे हो, मतलब जो आप एरिया स्पेस छोड़ रहे हो बिटवीन द बिल्डिंग एंड द प्लॉट, वो आपका सिर्फ फ्रंट पार्ट में ही नहीं वेरी करता. अगर आप बिल्डिंग बना रहे हो तो वो सिर्फ फ्रंट में नहीं कवरेज एरिया छोड़ना है, आपको सेटबैक छोड़ना है. जबकि बिहाइंड से, पीछे की तरफ से भी क्या होता है, सेटबैक. और पूरा एंटायर बिल्डिंग से भी क्या होता है, सेटबैक. जैसे ये पीछे वाला एरिया ये शो नहीं हुआ, यहाँ पे भी सेटबैक होगा. इधर क्या है, इन्होंने यहाँ पे स्पेस छोड़ा होगा, तो ये भी सेटबैक का स्पेस होता है. तो मिनिमम सेटबैक कितना होता है रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए, वो डिपेंड करता है किस पे, बिल्डिंग की हाइट कितनी है. जनरली 12 to 16 मीटर जो है वो वेरी करता है क्या, सेटबैक. अब देखो यहाँ पर मैंने एक इमेज डाली है, यहाँ पर एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है. तो ये वाला जो एरिया है प्लॉट और बिल्डिंग के बीच में, दैट इज नोन एज सेटबैक. तो यहाँ पे क्या है, सेटबैक वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. इट इज रिक्वायर्ड एट देयर फ्रंट एंड बैक एंड साइड्स. मतलब हर तरह से पीछे, आगे और साइड में भी क्या होगा, सेटबैक बनाना होता है. मिनिमम ओपन स्पेस अराउंड अ स्ट्रक्चर, कितना आपने स्पेस छोड़ा है अराउंड अ बिल्डिंग, दैट इज कॉल्ड अ सेटबैक. नाउ यहाँ पे इट एंश्योर ऑप्टिमम सनलाइट एंड वेंटिलेशन. यहाँ पर ये भी देखना है कि प्रॉपर सनलाइट और वेंटिलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा. और यहाँ पे सेफ्टी मैकेनिज्म के लिए भी ये जरूरी है. तो ये मैंने डायग्राम डाला है सेटबैक का. नाउ यहाँ पर देखो, ये वाला जो सेटबैक है ये रियर व्यू है, ये साइड व्यू है, दिस इज फ्रंट व्यू. और यहाँ पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है. तो ये सारा क्या एरिया हो जाएगा, यहाँ पर सेटबैक का एरिया हो जाएगा. तो सेटबैक अफेक्ट द डिजाइन टू मीट द FAR, ताकि हम FAR को यहाँ पे अच्छे से कैलकुलेट कर सके. नाउ कमिंग टू द जोनिंग पार्ट. व्हाट इज जोनिंग? जब हम फ्लोर्स डिजाइन करते हैं बिल्डिंग के, जब हम किसी बिल्डिंग के फ्लोर को डिजाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या है, जोन्स बना देते हैं कि ये वाला एक जोन एरिया है, सेकंड जोन एरिया ये है, थर्ड जोन एरिया इस फ्लोर पे ये होगा. जैसे आपने मॉल में देखा होगा या बहुत बड़ी कंपनीज वगैरह में भी देखा होगा, वहां पर एक जोन एरिया, सेपरेट एरिया बना दिया जाता है. तो जोनिंग क्या है, इट इज द यूटिलाइजेशन ऑफ द अवेलेबल लैंड टू द राइट यूज एंड टू द करेक्ट लोकेशन ऑफ ईच जोन सो दैट देयर विल बी नो कॉन्फ्लिक्ट. मतलब प्रॉपर एक लैंड का यूटिलाइजेशन किया जाए, प्रॉपर सेटबैक, प्रॉपर कवरेज एरिया, प्रॉपर FAR को मेजर करके मैक्सिमम लैंड का यूटिलाइजेशन किया जाए, ताकि कोई भी किसी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो. अब ये क्या है, इट इज अ लीगल रेगुलेशन ऑफ द यूज ऑफ लैंड. एक जमीन का अच्छे तरीके से प्रयोग किया जाए. इट इज एन एप्लीकेबल ऑफ द लोकल बॉडी एनफोर्समेंट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक हेल्थ, वेलफेयर एंड सोसाइटी. अब यहाँ पर क्या है, जो जोनिंग रेगुलेशन है उसमें लोड साइज, डेंसिटी, बल्क, हाइट, FAR ये सभी मैटर करता है. नाउ कमिंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ जोनिंग. अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूं तो यहाँ पे फर्स्ट आती है रेजिडेंशियल जोनिंग. तो यहाँ पर मैंने बताया जोनिंग का मतलब क्या है, एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो किसका, लैंड का, एक जमीन का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, और जोन वाइज क्या हो, एरिया को डिवाइड कर दिया जाए उनके FAR, हाइट, इन सबको मेजर करके. नाउ व्हाट इज रेजिडेंशियल जोनिंग? अगर मैं रेजिडेंशियल जोनिंग की बात करूं तो इसमें कौन कौन से रेजिडेंस आते हैं, सिंगल फैमिली रेजिडेंस, सब अर्बन होम स्ट्रीट्स, और यहाँ पे अदर जैसे हाउस आ गए, अपार्टमेंट आ गया, बोर्डिंग हाउस आ गए, ऑक्यूपेशन हाउस ऑक्यूपेशन हो गए, नर्सिंग होम, नर्सरी स्कूल, सेंटर, मैरिज हॉल. उसके बाद आपका टेलीफोन, इलेक्ट्रिक सब स्टेशन, फायर स्टेशन, पंप स्टेशन, ये सारे होते हैं रेजिडेंशियल जोनिंग. मतलब इसको हम किसमें, इनका मतलब प्रॉपर यूटिलाइजेशन करते हैं किसका, लैंड का, इनको बनाने के लिए. नाउ सेकंड टाइप ऑफ जोनिंग इज कमर्शियल जोनिंग. मतलब कमर्शियल मतलब जो कमर्शियल पर्पस के लिए बिल्डिंग्स बनाई गई है, जैसे ऑफिस, बैंक, शोरूम, आपके डायग्नोस्टिक सेंटर्स, हॉस्पिटल, सिनेमा थिएटर्स, शॉपिंग सेंटर्स, ये सारे किसके अंदर आते हैं, कमर्शियल जोनिंग के अंदर आते हैं, जो कि कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज किए जाते हैं. नाउ थर्ड इज इंडस्ट्रियल जोनिंग. अगर मैं इंडस्ट्रियल जोनिंग की बात करूं तो ऐसे
इंडस्ट्री, ऐसे बिल्डिंग्स जो इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए बनाए जाते हैं, दैट इज इंडस्ट्रियल जोनिंग। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास यहाँ पे लाइट एंड हैवी इंडस्ट्री आ गए, कोल्ड स्टोरेज आ गया, इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल पार्क आ गया, और स्पेशल इंडस्ट्रीज भी इसके अंदर काउंट होती है। नाउ फोर्थ, इफ वी टॉक अबाउट इंस्टीट्यूशनल जोन, अब यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल जोन में कौन सा आ गया, ऐसे बिल्डिंग्स, ऐसे जो प्रॉपर लैंड की आपका यूटिलाइजेशन जिसमें इंस्टीट्यूट हो गए, स्कूल हो गए, यूनिवर्सिटी हो गई, हॉस्पिटल्स हो गए, यहाँ पे आपके बस स्टैंड हो गए, ट्रक टर्मिनल्स हो गए, प्रिजन्स हो गए, इंस्टीट्यूशन हो गए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, प्राइवेट ऑफिसेज, ये सभी किसके अंडर आते हैं, इंस्टीट्यूशनल जोन के अंडर ये आते हैं। नाउ कमिंग टू द रूरल एंड एग्रीकल्चर जोन, अगर मैं रूरल और एग्रीकल्चर जोन की बात करूं तो इसमें जितने भी पोल्ट्री फार्म्स हो गए, डेयरी फार्म्स हो गए, एग्रीकल्चर एरिया हो गया, हॉर्टिकल्चर एरिया हो गया, यहाँ पे सारे क्या हो गए, नर्सरीज हो गए, फार्म हाउस हो गए, दैट कम अंडर द रूरल एंड एग्रीकल्चर जोन। अब मैंने बताया था जोनिंग में हम क्या करते हैं, अलग अलग जोन में डिवाइड कर देते हैं, तो इसी तरह से क्या है, जोन में सबको डिवाइड कर दिया गया है। नाउ टॉकिंग अबाउट रिक्रिएशनल जोन्स, मतलब जैसे रिक्रिएशनल पार्क हो गए, स्टेडियम हो गया, वाटर फ्रंट, ग्रीन बेल्ट, पिकनिक स्पॉट, जूलॉजिकल एंड बोटानिकल गार्डन, लेक, वाटर्स, ये सब किस में आते हैं, रिक्रिएशनल जोन में आते हैं। और कुछ स्पेशल रिजर्वेशन जोन है जैसे फॉरेस्ट्री, नेशनल पार्क, मिलिट्री एंड डिफेंस इंस्टॉलेशन, एयरपोर्ट, गार्बेज डंप्स एक्सेट्रा, ये सब किस में आते हैं, ये सब स्पेशल रिजर्वेशन जोन में आते हैं, तो इसको हम बोलते हैं जोनिंग। नाउ कमिंग टू द ग्रुप्स, अब यहाँ पर क्या है, हमने कुछ स्पेशल ग्रुप और एरियाज में इनको डिवाइड कर दिया है, जैसे इंटीग्रेटेड सब्सिडाइज हाउसिंग फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। अब हमने कैसे डिवाइड किया है इनको, यहाँ पर जो सबसे पहला है, दिस इज फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो यहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट जो है वो कुछ सब्सिडीज प्रोवाइड करता है, ताकि अगर किसी को बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी हो, पे आपको मॉर्टेजेस प्रोवाइड किए जाते हैं, फाइनेंस लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं वो है इंडस्ट्रियल वर्कर और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन लोगों के लिए यहाँ पे सब कैसे हम इंटीग्रेटेड सब्सिडाइज हाउसिंग का यूज करते हैं। अब यहाँ पर क्या है, इट वॉज मेंट टू प्रोवाइड ओपन डेवलप प्लॉट और स्मॉल 2 रूम सिंगल और मल्टी स्टोर्ड हाउसेज ऑन रेंटल बेसिस सब्जेक्ट टू सर्टेन सीलिंग्स। अब हम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स होते हैं जनरली उनके लिए क्या प्रोवाइड किए जाते हैं, प्लॉट्स हो गया, 2 रूम सेट हो गया, मल्टी स्टोर हाउस हो गया, या रेंट के पर्पस पे क्या उनको रूम्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। The house for industrial worker could be built by state housing board and local bodies। तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल वर्क इसके लिए कौन बनाता है, जो गवर्नमेंट के तरह से हिसाब से बनते हैं, दैट इज बिल्ट बाय द स्टेट हाउसिंग बोर्ड एंड लोकल बॉडीज। अब नाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइडेड 50% लोन एंड 50% सब्सिडी टू द स्टेट गवर्नमेंट विद अ लेसर सब्सिडी फॉर द एम्प्लॉय हाउसिंग। अब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, 50% लोन देती है इन लोगों को और 50% सब्सिडी देती है। नाउ सेकंड जो है वो प्लांटेशन वर्कर्स के लिए, जो सब्सिडाइज हाउसिंग है वो सेकंड किसके लिए है, प्लांटेशन वर्कर्स के लिए। अब प्लांटर्स क्या है, यहाँ पर उनको 37.5 जो है सब्सिडी देते हैं, 50% क्या देते हैं, लोन देते हैं टू द सीलिंग कोस्ट के लिए। वहां पे 25% सब्सिडी मिलती है, 65% क्या है, यहाँ पर कॉर्पोरेट हाउसेस कॉलोनीज के लिए क्या मिलता है, 25% लोन मिलता है, 65 फॉर कोऑपरेटिव हाउसिंग कॉलोनीज। अब यहाँ पर क्या है, इट वॉज अवेलेबल टू प्लांटेशन वर्कर थ्रू हाउस कॉर्पोरेशन जो है उनके द्वारा कौन क्या दिया जाता है, यहाँ पे प्लांटेशन जो वर्कर्स है उनको सब्सिडी प्रोवाइड करी जाती है, उनको रहने की जगह दी जाती है। विलेज हाउसिंग में क्या है, यहाँ पर विलेज हाउसिंग में सेंट्रल गवर्नमेंट उनको देखती है, यहाँ पर जो टोटल area, it was a part of the total rural construction program. It was basically aimed at rebuilding और सब्सटेंशियली इम्प्रूविंग हाउसिंग इन रूरल एरिया, ताकि जो गांव के एरिया है उनमें उनको बिल्डिंग्स जो बन रही है, हाउसेस जो बन रहे हैं उनको इम्प्रूव किया जाए, तो गवर्नमेंट इनिशिएट करती है। जो यहाँ पर जो लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर्स हैं, जो एग्रीकल्चर फील्ड में काम करते हैं, जिनके पास रहने के लिए ज़मीन नहीं है, उनको हाउस दिया जाता है साइट पे, या तो फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा मिनिमम प्राइस पे उनको रहने के लिए जगह दी जाती है बाय द गवर्नमेंट। अब यहाँ पर वीवर और जो बास्केट मेकर्स हैं
उनको कैसे हाउसिंग दी जाती है। जो वीवर्स और बास्केट मेकर्स हैं उनके लिए किसने इनिशिएट लिया, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने। तो यहाँ पर क्या है, हैंडलूम वर्कर्स हो गए, जितने भी वीवर्स हो गए, बास्केट मेकर्स हो गए, उनके लिए हाउसिंग प्रोवाइड करी गई। नेक्स्ट ग्रुप है कुलीज का। यहाँ पर कुलीज जो होते हैं उनके लिए कैसी हाउसिंग है, इट वॉज मेनली फॉर पर्सन एंगेज इन कैरी हेड लोड एट पब्लिक प्लेसेज जैसे रेलवे स्टेशन, बस टर्मिनल, मार्केट, यहाँ पर कुलीज होते हैं। द क्राइटेरिया अडॉप्टेड फॉर द सिलेक्शन ऑफ बेनिफिशियरीज वर द पर्सन हैविंग लाइसेंस टू ऑपरेट इन पब्लिक प्लेसेस डज नॉट हैव द हाउस। जिनके पास घर नहीं होता तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या देती है, 50% जो है वो क्या देती है, इट कॉन्ट्रीब्यूट 50% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द एक्चुअल टेनिमेंट हैविंग 200 स्क्वायर फीट टोटल प्लिंथ एरिया विद 1 रूम, किचन, बाथरूम एक्सेट्रा। तो वो 20 स्क्वायर फीट का क्या देती है, पूरा एक रूम देती है जिसमें किचन, आपका बाथरूम और 1 रूम सेट वहां पर होता है। किसके लिए, कुलीज के लिए। नाउ फिशरमैन के लिए, फिशरमैन के लिए क्या है, जो यहाँ पर जो इंडिया में फिशरमैन की हालत है, जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशन है, वो बहुत ही ज्यादा खराब है। तो यहाँ पर सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने क्या दिया, फिशरमैन जो हैं उनके लिए, जो रूरल और जो अर्बन एरियाज में रह रहे हैं उनके लिए हाउसिंग प्रोवाइड करी गई। गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया कि उनके लिए लो कॉस्ट के हाउस को जितना मिनिमम प्राइस हो सके उसके लिए उनके लिए उस कॉस्ट पे घर बनाया जाए। यहाँ पर जो मेन लोग कौन से आते हैं, SC ST मतलब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, और यहाँ पे जो लेबर्स जो गांव में काम करते हैं उनके लिए भी हाउसिंग प्रोवाइड करी गई। तो दैट कम अंडर द हाउसिंग फॉर फिशरमैन। यहाँ पर हैंडीकैप हो गए, विडोज हो गई, जिनकी फैमिलीज नहीं है या जो डिफेंस में काम करने चले गए उनके हस्बैंड, या फिर यहाँ पर पूरे पॉवर्टी लाइन कैटेगरीज के जो लोग हैं वो किसके अंदर आते हैं, फिशरमैन के लिए। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर भी क्या लिया, इनिशिएटिव लिया कि उनके लिए जो घर है वो कंस्ट्रक्ट किए जाए। नाउ कमिंग टू द हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे हाउसिंग फाइनेंस में क्या है, जो गवर्नमेंट है वो फंड्स प्रोवाइड करती है जिससे क्या है अपना कोई घर खरीद सकता है। मतलब इट एम टू प्रोवाइड द फंड विच होम बायर नीड टू परचेज देयर होम। तो यहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट क्या है यहाँ पर हाउस बनाने के लिए, हाउस को डिजाइन करने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए फंड प्रोवाइड करती है। नाउ इट ऑल्सो रेफर्स टू द मनी वी नीड टू पे फॉर इट। अगर हम लोन लेते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, रीपेमेंट भी करनी पड़ती है। अब यहाँ पर क्या है, जो हमने पैसा लिया है वो पे भी करना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ रेंट, मॉर्टगेज लोन एंड रीपेमेंट। मॉर्टगेज लोन का मतलब क्या होता है, हम हाउस डिजाइन करने के लिए जो लैंडर से रूम लेते सॉरी लोन लेते हैं, दैट इज मोर्टेज। और हमें क्या है, अगर हम उसकी रीपेमेंट नहीं करते, हम उसको दोबारा पे नहीं करते, तो जो जिसने आपको दी है जमीन वो क्या कर सकता है, आपकी प्रॉपर्टी को खरीद भी सकता है और आपके पास कोई राइट नहीं है जब तक आप उसका लोन चुकता नहीं करोगे, जब तक आप उसका लोन पे नहीं करोगे तो आप किसी को भी वो बिल्डिंग्स भी सेल नहीं कर सकते, या जो भी आपने लैंड ली है वो सेल नहीं कर सकते। नाउ दीज आर द 3 टाइप ऑफ हाउसिंग फाइनेंस। मतलब एक डायरेक्ट हाउसिंग फाइनेंस होता है जिसमें डायरेक्ट में कौन प्रोवाइड करता है, लोन, बैंक प्रोवाइड करता है। सप्लीमेंट्री हाउसिंग का मतलब क्या होता है, ऐसा फाइनेंस, ऐसा फंड जो आपको रिपेयर्स के लिए दिया जाता है, दैट इज सप्लीमेंट्री। इनडायरेक्ट के लिए क्या होता है, यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशन, हाउसिंग बोर्ड और जो अदर पब्लिक हाउसिंग एजेंसीज है उनके लिए जो फंड मिलता है, दैट फंड इज नोन एज इनडायरेक्ट हाउसिंग फाइनेंस। नाउ दीज आर द एडवांटेज ऑफ हाउसिंग फाइनेंस। अब यहाँ पर क्या है, हाउसिंग फाइनेंस जो है अगर फंड मिल रहा है तो वहां पे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है। और उसके बाद साथ ही साथ क्या है, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा अगर गवर्नमेंट क्या है फंड प्रोवाइड कर रही है तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से फैसिलिटीज बढ़ जाती है और रोड बन जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन अच्छा हो जाता है, तो बिल्डिंग्स बन जाती है। किस वजह से, जब वहां पर हाउसिंग फंड गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। और साथ ही साथ यहाँ पर क्या है, यहाँ पे फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश हो जाती हैं, इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट हो जाता है, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयड जो पीपल है उनको नौकरी मिल जाती है और वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो खत्म हो जाती है। अब यहाँ पर क्या है,
कुछ यहाँ पे नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, जैसे अगर आप और ज्यादा बिल्डिंग्स को डिजाइन कर रहे हो तो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी गेट पॉपुलराइज्ड ड्यू टू द मॉडर्न हाउसिंग फैसिलिटीज विच इज वन ऑफ द मेजर बेनिफिट ऑफ हाउसिंग फाइनेंस। सबसे मेजर बेनिफिट कैसा क्या है यहाँ पर, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, मतलब जो आपके रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं वो क्या है, बढ़ गए। तो यहाँ पर क्या हो, इस क्योंकि वहां पर क्या है, मॉडर्न फैसिलिटीज है, तो यहाँ पर क्या है, एक सबसे बड़ा बेनिफिट है हाउस फाइनेंस का। हाउस फाइनेंस की वजह से देयर इज अ वर्टिकल एक्सपेंशन एंड रीबिल्डिंग ऑफ डायलेप्टेड हाउस, जो मतलब उबड़ खाबड़ घर थे उनकी दोबारा से रिकंस्ट्रक्शन हुई, और यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग हाउस थे उनको रीबिल्ड किया गया। तो ये सारा था फंड के डिसएडवांटेज। ये था आपका हाउसिंग का छोटा सा एक पार्ट जिसमें हमने बिल्डिंग FAR के बारे में पढ़ा, कवरेज एरिया कौन सा होता है, सेटबैक क्या होता है, हाउस फाइनेंस क्या होता है, और कैसे कैसे अलग अलग ग्रुप्स के लोगों को वहां पर जो सर्विसेज है, हाउसिंग सर्विसेज है, वो कैसे प्रोवाइड करी जाती है, गवर्नमेंट कितना लोन देता है, कितनी सब्सिडीज प्रोवाइड करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, ऐसे ही पढ़ते रहिए, और कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। थैंक यू सो मच, स्टडी हार्ड, बाय एंड टेक केयर।